नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का विस्तार हुआ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये हुआ है और जाहिर है कुछ ऐसे चेहरों को शपथ दिलाई गई है जो अलग-अलग समुदायों, जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग-अलग दलों का भी करते हैं। तो एक तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों किया गया है? दूसरे खास तौर से जयंत चौधरी की राजनीतिक समझ को लेकर के भी इधर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और कुछ समीक्षकों का तो यहाँ तक मानना है कि ये अपने पिता अजीत सिंह से ज़्यादा मैच्योर दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा मैच्योर फैसले ले रहे हैं। 20 का वो भी लेना पड़ेगा। 2 फैसले उनके अभी हमें देखने को मिले हैं। एक बागपत लोकसभा क्षेत्र से राजकुमार सांगवान को टिकट देना और ऐसा करीब साढ़े 8 दशक बाद हुआ है, जब बागपत से चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य ना लड़ रहा हो और बिजनौर में एक गुर्जर को टिकट देना और योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो शपथ लेने वाले इनके आरएलडी के एमएलए हैं अनिल कुमार, वो दलित समुदाय से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं। यानी बहुत सोच समझ करके जाट, गुर्जर और दलित इन तीनों को उन्होंने साधने की कोशिश की है और जो एक आरोप कई बार लगाया जाता था कि परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ भी, कम से कम इस चुनाव और इस फैसले से तो अब ये जो आरोप था ये कुंद हुआ है और जाहिर है इसके जो राजनीतिक लाभ हैं वो तो भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन आप क्या फैसले लेते हैं, उससे क्या परसेप्शन बनता है, ये राजनीति में बहुत काम करता है और बहुत मायने भी रखता है। सीधे जुड़ते हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट, काफ़ी समय बाद पकड़ में आए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे जुड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रकाश डालिए। ओम प्रकाश राजभर फिर आ गए। दारा सिंह चौहान हारने के बावजूद मंत्री बन गए। सुनील शर्मा और अनिल कुमार, तो थोड़ा-सा इस पर रोशनी डालिए हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो एक संतुलन साधने की कोशिश की गई है और हारने वाले को भी मंत्री बनाया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने जो भारतीय जनता पार्टी से किनारा करके काफ़ी बयानबाजी की थी, उस सब को भुला करके लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनको फिर से कैबिनेट सीट दे दी गई है। देखें तो बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। दो 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने हैं और 17 से आए हैं योगी जी, तो ये सही है कि बीजेपी ने जाति समीकरण साधने की कोशिश की है और उसके ऊपर ये आप कह सकते हैं कि ये भी जातिवादी राजनीति कर रही है। लेकिन एक अंतर है, भारतीय जनता पार्टी ने जाति की राजनीति के जरिए समावेशी राजनीति करने का प्रयास किया है, सबको शामिल किया है और सही मायनों में सबका साथ सबका विकास के नारों को धरती पर उतारने का काम की उन्होंने कोशिश की है, ऐसा संदेश दिया है। ये योगी जी के 7 साल के कार्यकाल से और 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल से इसको प्रमाणित करने के लिए बहुत एक पूरा माउंटेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और तथ्य हैं। अगर इस मंत्रिमंडल की विस्तार की बात करें जो आज हुआ है, आपको याद होगा जनवरी 2022 में विधानसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्मपाल सैनी ने पार्टी छोड़ दी थी और ये तीनों लोग मंत्री थे योगी जी की सरकार में और ये तीनों लोग जो है शामिल हो गए थे समाजवादी पार्टी में। तो इससे जो है योगी सरकार के 5 साल के जो जो भारतीय जनता पार्टी का 2014 से ही 13 से ही जो गैर यादव पिछड़ी जातियों को आकर्षित करने का जो अभियान था उसको धक्का लगा था और राजभर भी चले और राजभर तो मई 2019 में
में ही अलग हो गए थे लोकसभा चुनाव के बाद ही। तो तो और उसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ 2022 के विधानसभा चुनाव में। गाजीपुर में, जौनपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में, बलिया में, अम्बेडकर नगर में सीटें बीजेपी को काफी गंवानी पड़ी। और 2017 की तुलना में बीजेपी की सीटें भी कम हुई, लगभग 10%। 2022 में सीटें कम हुई। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी भी गैपिंग होल को, किसी सुराख को, किसी जातीय असंतुलन को भर को कोई वो नहीं चाहती कुछ 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 चीज छूटे। और जितना सामाजिक स्तर पर समावेशी काम जितना किया जा सकता है वो कर लिया जाए। तो वो एक इस दृष्टिकोण से ये आज का हुआ है विस्तार। अम्बेडकर नगर में भी बीजेपी ने जो अपने मिसिंग लिंक थे, जो गैप थे, उनको फिल किया है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद रितेश पांडे अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनको टिकट भी मिल गया है। उनके पिताजी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो भी बीजेपी में आ गए। और अभी हाल में 27 फरवरी को जो राज्यसभा चुनाव के लिए पोलिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, क्रॉस वोटिंग किया है। तो बीजेपी अपना जो सामाजिक समीकरण है उसको जितना दुरुस्त किया जा सकता है वो किया जाए, ये काम कर रही है। और इसके बाद तो और जहां तक मुझे लगता है कि बीजेपी इस काम में बहुत हद तक सफल रही है। इसके साथ ही ये भी हो रहा है कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी दौरा हो रहा है। वो एक बार अभी आजमगढ़ गए थे और अभी अभी रविवार को वो लखनऊ में थे। तो इससे भी समाजवादी पार्टी में बहुत बेचैनी है। और ये तो कल कहा भी है अखिलेश यादव ने कि ये तो बीजेपी की पुरानी ट्रिक है और बनाना चाहते हैं। और ये शतरंजी चाल है, हम जानते हैं, हमारा भी वजीर तैयार है। तो ये जो आज का मंत्रिमंडल है, केवल जो बीजेपी की जो समावेशी राजनीतिक एक शक्ति दिखाने की जो अपनी एक नीति रही है, और जिस तरीके से संकीर्ण राजनीति समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने की है, उस मॉडल को कैसे ध्वस्त किया जाए और सबको साथ लाया जाए, ये एक नया जो प्रयोग बीजेपी ने किया है। सवर्ण सवर्ण भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं। और बीजेपी ने 4 चुनाव जीते हैं, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव, और 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव। अब 5वां चुनाव सर पर है, यानी तीसरा लोकसभा का चुनाव। तो और मुझको और अब ये विश्वास करने में तनिक भी संकोच नहीं है कि आज जो बीजेपी ने जो अपना सामाजिक समीकरण साधा है, इसका सकारात्मक परिणाम बीजेपी को अवश्य मिलेगा। और अगर हम जयंत चौधरी पर आए, तो जयंत चौधरी ने जो राजनीतिक समझ दिखाई है, जो उनकी सोच है आगे के लिए, और एक संकेत देने के लिए, संदेश देने के लिए, बागपत से सांगवान को राजकुमार सांगवान हमारे तो मित्र हैं, मेरठ कॉलेज से ही हम भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। और बहुत लंबे समय से चौधरी अजीत सिंह के साथ भी काम करते रहे, और जब से वो नहीं रहे तो जयंत के साथ भी काम कर रहे हैं। कभी विधायक का भी उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि कई दावेदार हुआ करते थे। एक तो जयंत ने सबको चौंकाया कि जो शांति के साथ, पार्टी के साथ जुड़ा रहे, निष्ठ रहे, अनुशासित रहे, उसको देर सवेर एक मौका मिल सकता है। और दूसरे, वहां से चौधरी परिवार से किसी को ना उतार करके, चारू की चर्चा चल रही थी, उनकी पत्नी की, या ये चल रही थी कि या तो उनको राज्यसभा भेज देंगे चारू को और खुद लड़ेंगे, या उनको लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन सबको चौंकाया, और इसका एक मैसेज गया है। देखिए, आप अगर चौधरी साहब के देहांत के बाद से जब 88 में चौधरी अजीत सिंह राजनीति में आए, तो उस समय लोकदल था, लेकिन उसका उसका ज्यादा उन्होंने विलय हो गया। तो चौधरी अजीत सिंह जो है, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और फिर मनमोहन सिंह, सभी सरकारों में रहे। इस दौर में उनके जो है मुलायम सिंह यादव से खट्टे मीठे जैसे मीठे उनके रिश्ते रहे। और जनता दल टूटने के बाद उन्होंने अपना अलग दल बना लिया।
तो कभी उनके जीवन में कभी एक राजनीतिक स्थिरता उनको नहीं उन्हें कभी नहीं मिला। और जयंत चौधरी ने भी ये जो फैसला आज किया है, यानी बीजेपी के साथ आने का, ये शायद पहले भी कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से ये जो 21-22 का जो जो किसान आंदोलन था, और वो किन शक्तियों के बल पे किया गया, किन ताकतों के इशारे पे किया गया, ये तो जो योगेंद्र यादव का जो लेख आया था 2022 के चुनाव के बाद, कि हमने किसान आंदोलन के जरिए पिच बनाई थी, लेकिन अखिलेश यादव उसमें बैटिंग नहीं कर पाए। तो ये सब चीज, ये जो इतने दबाव और अंतर विरोध थे, मेरे ख्याल से जयंत चौधरी इसके कारण कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। और 2022 में वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे, और उनके 9 विधायकों में 3 तो शायद समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं, जो आरएलडी के सिंबल पे लड़े और जीते। और उनको एक ही लाभ ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा पहुंच गए। अब मुझे ये इससे बहुत साफ स्पष्ट है, जिस तरीके से मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का जो फैसला किया, इससे भी बहुत बड़ा असर पड़ा कि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ये संदेश साफ दिया कि हम एक लॉन्ग टर्म संबंध के में हम जो है आपसे रखना चाहते हैं, और ये छोटी मोटी बातें बहुत हो चुकी कि आज है कल नहीं है, परसों फिर आ गए। तो अब हम एक वी शुड हैव ए लॉन्ग इनिंग, ये मैसेज दिया। और आपको ध्यान होगा उसके बाद जो जो जयंत का ट्वीट आया था कि दिल जीत लिया, तो इससे जी ये भी जी तो इससे ये भी स्पष्ट हुआ कि ऐसा नहीं है कि चौधरी साहब के लिए भारत रत्न का पुरस्कार अनाउंस करने के पहले कि कोई इसकी जानकारी भी रही होगी जयंत चौधरी को। और जिस तरीके से आपने ध्यान दिया हो, चौधरी साहब के भारत रत्न के पुरस्कार की घोषणा होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के किसी भी नेता ने या जयंत चौधरी ने किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं की है किसी मामले में। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमें सीटें कौन सी चाहिए, हमने ये सीट मांगी है, हमने वो मांगी है, हमने 15 मांगी है, हमने 5 मांगी है, वो 3 दे रहे हैं। कोई अटकलबाजी नहीं की, कोई बहुत ही जिम्मेदार व्यवहार राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का, जयंत चौधरी का बहुत स्पष्ट रहा है। तो अब ये बात स्पष्ट होगा। और एक अच्छा काम ये भी हुआ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लगातार एक अभियान है परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि देखिए हम आपकी नीति पे चल रहे हैं। और अपने बाबा की सीट, जहां से चौधरी साहब जो है उसके एक असेंबली सेगमेंट से एमएलए होते थे, छपरौली से, और बाद में छपरौली सांसद थे, तो वहां से उन्होंने ही चौधरी साहब के ही या अजीत सिंह के अपने पिता के सहयोगी को वहां से जो उन्होंने टिकट दिया, इसका भी अच्छा संदेश जाएगा कि एक बहुत ही पाक साफ इमेज का व्यक्ति, जो केवल पार्टी के लिए लॉयल था, संगठन के लिए काम करता था, कभी पद नहीं मांगता था, कभी विधायक नहीं रहा, कभी उसने विधान परिषद जाने की मांग नहीं की, कभी राज्यसभा की मांग नहीं की, और तो उसको उन्होंने टिकट दिया। अगर वो पत्नी को टिकट देते और तो शायद उसका उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और जो है अजय सागवान जी हैं, अगर वो चौधरी अजीत सिंह के सहयोगी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बागपत के लोकसभा क्षेत्र में हजारों लोगों से उनके निजी संबंध होंगे, यस हजारों लोगों के वो व्यक्ति परिचित होंगे। तो जब वो सांसद बन जाएंगे, तो वो हजारों लोग उनसे आराम से संवाद कायम कर सकते हैं, संबंध बनाए रख सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर जयंत चौधरी की पत्नी वहां से अगर वो उम्मीदवार होती, तो शायद ये रिश्ता इतना सहज नहीं होता, इतना आसान लोगों को उन तक पहुंचना नहीं होता। तो आज जिस तरीके से और दूसरा जो बहुत पॉजिटिव जो उन्होंने आज संदेश दिया है, जो बिजनौर से गुर्जर जाति के व्यक्ति को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। आप देखें, 90 से मंडल लागू होने के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन दो जातियों का लगातार फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रही थी, जाट और गुर्जर। ये जातियां सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ही सक्षम हैं, लेकिन संख्या बल में ये बहुत कम है। तो संख्या बल में कम होने के कारण मुजफ्फरनगर, शामली
और कैराना और सहारनपुर या बिजनौर, 3-4 जिलों में ही ये अपने संख्या बल के आधार पर विधानसभा, लोकसभा सीट जीतने में सक्षम है। और एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जो इनका गठबंधन हुआ है, और बाय ऑल इंडिकेशन ये स्पष्ट है कि ये लॉन्ग टर्म होगा, ये दीर्घकालिक होगा, और छुटपुर और ये सीट और वो सीट और ये मंत्री पद, दो मंत्री, एक मंत्री, ये सब खटपट नहीं होने वाली है। ये सब चीजें और दो रीजनल पार्टी में कभी भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के संग अगर अगर ये रहते जयंत चौधरी, तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी उन्हें क्या दे सकती है? उनका जो अपना जो जनाधार है, वो कोर वोट बैंक जाट है, बाकी अन्य जातियां हैं और मुसलमान हैं। बीजेपी के साथ आने से जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिया, और उनके मुस्लिम विधायकों ने ऑन कैमरा कहा कि हमारे नेता का निर्देश है कि हमें बीजेपी को वोट देना है, उन्होंने दिया। तो और ऐसी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया उन विधायकों के चुनाव क्षेत्र से नहीं आई कि साहब आप मुसलमान वोट से जीत के गए थे और आपने बीजेपी के पक्ष में वोट कैसे दे दिया। तो ये बीजेपी की ओर से और आरएलडी की ओर से भी मुस्लिम समाज को भी एक संदेश है कि हम आपके संग काम करना चाहते हैं, आइए, आप हमारे साथ आइए, वी कैन वर्क विद यू। और बीजेपी ने कम से कम यूपी में योगी जी के राज में जितनी सरकार की, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी कल्याणकारी, सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, उसका लाभ सबको बिना किसी भेदभाव के मिला है। अब इसके लिए किसी प्रमाण देने की जरूरत नहीं, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको लोग स्वयं, जो उसके लाभार्थी हैं, वो स्वयं प्रमाण देंगे। तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता के लिहाज से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिहाज से, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब पिछले 10 साल से लगातार सारे मीडिया का सारा फोकस इसी बात पर रहता है, जाट बीजेपी से नाराज है, जाट बीजेपी से नाराज है, जाट बीजेपी को वोट नहीं देगा, और उसको वोट देगा, उसको वोट देगा। हमेशा जाटों को ही टारगेट किया जा रहा है। तो अब लोकसभा के चुनाव में, और आज के 3 साल बाद यूपी विधानसभा का चुनाव है फरवरी 2027 में, मेरा ख्याल है अब इस तरह की जो अटकलबाजियां हैं, और ये जो फर्जी किसान नेता हैं टिकैत जैसे, अब ये इनके जबान पे काबू रहेगा। और ये लोग भी जो है अपने समाज को लेकर के जो इनकी सौदेबाजी करने की आदत है, अब ये लोग थोड़ा सा अनुशासित व्यवहार करेंगे। और जयंत चौधरी ने निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज यूपी में दलित समाज के विधायक को मंत्री बनाया, सांगवान को बागपत से उम्मीदवार बनाया, गुर्जर समाज के व्यक्ति को बिजनौर से बनाया, तो आज एकाएक मुझे लग रहा है कि जयंत चौधरी का कद बहुत बढ़ गया। उन्होंने बहुत ही संतुलित, समझदार और एक वयस्क नेता होने का आज जो जो परिचय दिया है, मुझे लगता है कि कुछ इससे अखिलेश यादव को भी सीखना चाहिए कि ज्यादा बयानबाजी नहीं करो, कुछ करके दिखाओ। ये आज जयंत चौधरी ने करके दिखाया है, और बहुत ही जी जी। समाज ने बहुत ही पॉजिटिव संदेश आज दिया है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो चर्चा देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, अपनी राय से भी अवगत कराएं। आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आना, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जो क्योंकि हम ये जानते हैं कि हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर थोड़ा-सा बँटा हुआ था, और उसको भ्रमित भी किया जाता रहा था, जिसका आपने ज़िक्र किया है, जो किसान आंदोलन के ज़रिए तमाम तरह के उत्पात और अराजकता फैलाते रहे हैं। 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में भी चलाया, समय-समय पर वो इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। एक तो उनकी दुकानदारी पर कितना असर पड़ेगा, दूसरे बीजेपी को कितना प्लस होगा और जयंत को भी कितना फ़ायदा होगा इससे? देखिए, जिस तरीके की जो अराजकता फैलाई जा रही है पंजाब में, आपने देखा 21-22 में, और उसी आंदोलन के दौरान जितना अराजकता फैलाई गई हरियाणा में,
तमाम जिलों में जो है रैलियां हुई, रास्ता रोको हुआ, लोग अरेस्ट हुए, लाठीचार्ज भी हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी हुई। तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये तो जो बीजेपी का पॉलिटिकल लाभ क्या होता है वो तो सेकेंडरी है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सोशल टेम्परेचर जो है, जो हरियाणा में जो जो माहौल गरमाया हुआ था और जाटों के वर्ग में एक नाराजगी थी, तो कम से कम सामाजिक समरसता का भाव अगर इससे मजबूत होता है तो ये ज्यादा बड़ी ये समाज के लिए, देश के लिए, आम नागरिक के लिए ज्यादा बड़ी चीज है कि इंस्टेड की वो बीजेपी को 2 एमएलए ज्यादा मिल गए या आरएलडी को 2 एमएलए ज्यादा मिल गए। अगर अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है अगर किसी मुद्दे पर आम राय कायम कर लेती हैं और टकराव का रास्ता छोड़ करके वो कुछ मुद्दों पर असहमति रखते हुए एक मार्ग पे चलने की का अगर निर्णय करती हैं तो समाज में इसका बड़ा असर होता है। लेकिन अगर जिस तरीके से राहुल गांधी है तो वो पिछले 10 साल से लगातार प्राइम मिनिस्टर को गाली ही दे रहे हैं। 8-10 साल हो गए मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बने, हमें ये नहीं पता है कि कांग्रेस के नरेंद्र मोदी के विरोध का सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, किस मुद्दे पे नरेंद्र मोदी का आप विरोध कर रहे हैं। अरे भाई एक अपराध तो बताओ नरेंद्र मोदी ने जो किया हो ना। हम रोज गाली देंगे, हम कभी रफाल ले आएंगे, कभी अडानी ले आएंगे, कभी और हम इतना आगे चले जाएंगे कि जिन लोगों का कोई संबंध नहीं है तो हम ऐश्वर्या राय को भी गाली देंगे और बंबई फिल्म इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनको भी हम जो है बहुत भद्दे तरीके से उनका नाम लेंगे पब्लिक मीटिंग में, अपने भाषणों में। तो कम से कम ये जो लगातार जो कन्फ्रंटेशन का जो माहौल रहता है, इसका समाज पे भी असर पड़ता है। तो आज जो जयंत चौधरी ने किया है, इसका सकारात्मक संदेश राजस्थान में भी जाएगा, हरियाणा में भी जाएगा। और आपको पता ही है कि जगदीप धनखड़ भी जाट समाज से आते हैं, वो पहले से ही उपराष्ट्रपति देश के हैं। तो बीजेपी ने लगातार ये संदेश दिया है हर समाज को कि भाई हम आपके प्रति संवेदनशील हैं, हमें मालूम है, हम जानते हैं, आइए बात करते हैं। तो आज ये 8 साल और आपको याद होगा कि 2014 और 2017 और 2019 इन 3 चुनावों में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेताओं के साथ दिल्ली के बड़े नेताओं ने, खासकर अमित शाह ने लंबी लंबी बैठकें की थी। आपको याद होगा कि भाई ये समाज की जो शिकायतें हैं, जो एप्रीहेंशंस हैं, उनको कैसे हम उनका समाधान करें। तो वो किया ना। तो मेरा मानना है कि ये पिछले 10 सालों से जो बीजेपी नेतृत्व की जो एक सहनशीलता थी, जो पेशेंस थी कि नहीं भाई समाज की समस्या है, हमें अगर किसी को शिकायत है, हमें उसको पहले एड्रेस करना है। हमको 1-2 सीट ज्यादा मिले कम मिले वो इश्यू सेकेंडरी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो केंद्र में बनने जा ही रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अहंकार में आ जाइए आप वोट मत दीजिएगा। अरे भाई वोट दे चाहे ना दे, लेकिन आपकी अगर समस्या है तो आइए बैठ के बात करते हैं। तो इस लिहाज से हम अगर देखें तो ये समाज के लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। और अब जो जो बाहरी लोग हैं उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी समुदाय को, समाज को भड़का करके अपना राजनीतिक उल्लू साधने का जो उनको मौका अब तक मिल रहा था, वो अब नहीं मिलेगा। और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के माहौल में एक स्थिरता आएगी, सामाजिक समरसता आएगी। जो कुछ भी सोशल जो सामाजिक टकराव के कुछ हमें जो कभी कभी जो कुछ संभावनाएं दिखती थी वो कम होंगी या बिल्कुल कम हो जाएंगी। और राजनीतिक तौर पर दोनों पार्टियों के लिए यह गठबंधन लाभकारी होगा, क्योंकि हमें यह बहुत स्पष्ट समझना होगा कि आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकदल को पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या दे सकती है। जो भी वोट है राष्ट्रीय लोकदल का वो उसका अपना वोट है ना, उसमें समाजवादी पार्टी का क्या योगदान है, उसमें क्या योगदान है कांग्रेस का। भाई 2013 में वो जो सोमपाल शास्त्री जो बागपत से एमपी रह चुके हैं, उन्होंने मुझे साथ इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने सोची समझी साजिश के तहत करवाया,
क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह ने जो किसान जातियों का जो सामाजिक समीकरण बनाया था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको तोड़ा जाए। और उन्होंने ये भी कहा था, बड़ी संख्या में जो जाट युवा जो तमाम जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना में की तैयारी कर रहे थे, उनको भी तमाम आपराधिक मुकदमों में फंसाया गया ताकि इनका करियर बर्बाद हो जाए। अगर इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन होगा तो ये लोग जो है ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अब उस घाव को, उस दरार को जयंत चौधरी ने काफी हद तक भर लिया है। और बीजेपी का शासन उत्तर प्रदेश में सब लोग 7 साल में देख चुके हैं, 10 साल मोदी जी को देख चुके हैं। अब वो जो जो था नारा एक जमाने में कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का कि बीजेपी तो मुसलमानों को खा जाएगी, हम बचाने आएंगे। अरे भाई, कोई किसी को नहीं खा सकता। किसी भी समाज को किसी एक नेता की जरूरत नहीं है। समाज की अपनी शक्ति होती है, समाज की अपनी भी ताकत होती है। आप कुछ एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन आप कोई भी दल की सरकार कि कभी भी किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को कभी योजनाबद्ध तरीके से हानि नहीं पहुंचा सकती। तो ये तो अब जो जो योगी जी का कार्यकाल है, अब लोगों ने देख लिया कि भाई पूर्णतः शांति है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। और खास करके मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, बागपत में, सहारनपुर में, शामली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना कितना कठिन और कितना दुरूह कार्य है, आपसे बेहतर कौन जानता है। ट्रैक्टर चोरी, ट्रॉली चोरी और भैंस चोरी, गाय चोरी और जो पशुओं की अवैध कटान और जो स्मगलिंग बंद हुई है, उससे लाभ तो किसानों का ही हुआ है ना। और तो ये सब चीजें लोगों ने देखी हैं। सबसे बड़ी है सामाजिक स्थिरता, सोशल स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। तो योगी जी का 7 साल का लंबा कार्यकाल अब इसके बाद किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता रह नहीं जाती। तो किसी भी आप यू मे अप्लाई एनी यार्डस्टिक। ये जो गठबंधन है आरएलडी का, बीजेपी का, मैं आई एम कन्विंस ये लॉन्ग टर्म है। और इससे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो उस रीजन में आएगी आएगी। ये जो छोटी छोटी पार्टियां बीच में उग आती हैं कि हम वहां एक सीट जीत लेंगे और 2 सीट वहां जीत लेंगे, वो भी जो है अब स्कोप खत्म हो जाएगा। और मतलब ये इट्स ए विन विन कोalition फॉर ऑल, फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सबके लिए ये विन विन सिचुएशन है। 5 सीटों पर जरा रोशनी डालिए। अमेठी, रायबरेली, कैसरगंज, सुल्तानपुर, पीलीभीत, क्या होगा? देखिए, अमेठी और रायबरेली में का तो आपको मालूम है, सोनिया गांधी जो है पिछली बार यहाँ से जीती थी। और इस बार सोनिया गांधी कह चुकी हैं कि वो नहीं लड़ेंगी, आपको पता है। और और अभी तक जो कांग्रेस के लोगों से जो जो संकेत मिल रहे हैं, ये बहुत दूर की संभावना है कि प्रियंका वहां से लड़ने का साहस करें। अमे, अमेठी का आप जानते हैं, राहुल गांधी वहां से 2019 का चुनाव हार चुके हैं। स्मृति ईरानी लगातार अपने क्षेत्र के संपर्क में है, नियमित वहां आती हैं, लोगों से मिलती हैं। अब तो उन्होंने वहां अपना घर भी बनवा लिया है, अमेठी में वहीं रह रही हैं वो। और आपने कहा पीलीभीत, पीलीभीत की सीट में तो वो है वरुण गांधी हैं। और उनका तो बीजेपी से संबंध लगभग समाप्त हो चुका है। सुल्तानपुर से उनकी माताजी हैं, दोनों को टिकट नहीं मिलेगा। और कैसरगंज से 20 सीट बीजेपी के पास है। आपने कैसरगंज का नाम क्यों लिया? ब्रजभूषण शरण सिंह। नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह, अरे अच्छा, हाँ, वो तो गोंडा वाली सीट, वो थोड़ा बदल गई मुझे। हाँ, ब्रजभूषण सिंह का भी टिकट कट सकता है। बहुत इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि और बीजेपी एक ने जो यूपी में काम किया है कि जहां जहां उसे टिकट काटना है, उस सीटों में नाम अभी अनाउंस नहीं किया है। जितने नाम अभी अनाउंस हुए हैं, वो सारे के सारे वही है जो रिपीट हुए हैं, कुछ एक आध कटे हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को भी जो है, अब वो 91 से बीजेपी के विधायक हैं, वो के सांसद हैं। बीच में 98 या 99 में ये समाजवादी पार्टी में चले गए थे।
और जितना उनके जो उनको लेके जो विवाद हुआ था रेसलिंग फेडरेशन का, और जिस तरीके से उनकी छवि नेगेटिव बनी है, और उनके हरकतों के कारण जो बीजेपी को जो बहुत नुकसान उठाना पड़ा, और बीजेपी के विरोधियों को बोलने का मौका मिल गया कि साहब ये आदमी महिलाओं पे मतलब ही वाज डूइंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। बाद में तो खैर कार्रवाई हुई, वो हटाया गया, और वो इलेक्टेड फेडरेशन को भी गवर्नमेंट ने डिसमिस किया। तो ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है, मेनका गांधी को टिकट नहीं मिलना है ये तय है, वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलना ये तय है, स्मृति ईरानी अमेठी से आ रही है ये तय है, और रायबरेली को लेकर के तमाम अटकलबाजियों का दौर चल रहा है। एक राज्य मंत्री हैं सरकार में जो सोनिया के बहुत करीबी रहे हैं, दिनेश सिंह, उनके लड़ने की चर्चा है, या जो ऊंचाहार जो एक क्षेत्र असेंबली सीट आती है रायबरेली में, वहां से विधायक मनोज पांडे हैं जो चीफ विप थे समाजवादी पार्टी के, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी में आ गए हैं, उनके भी लड़ने की चर्चा है। तो इन पांचों सीटों में कांग्रेस कहीं नहीं है, ना रायबरेली में, ना अमेठी में, ना सुल्तानपुर में, ना पीलीभीत में, और ना ही कैसरगंज में। और समाजवादी पार्टी का भी कहीं कोई स्कोप नहीं है इन पांचों सीटों में। समाजवादी पार्टी ने अमेठी और सुल्तानपुर और अमेठी रायबरेली तो छोड़ दी है कांग्रेस के लिए, लेकिन कैसरगंज में भी उसके पास कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं है जो बीजेपी से मुकाबला कर सके। अच्छा, एक सज्जन भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, और कहा गया था कि भारत जोड़ना है इसलिए निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन भी तोड़ते जा रहे हैं, कांग्रेस भी तोड़ते जा रहे हैं, जातियों में भी वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। और आज तो बल्कि कई दिन पहले भी उन्होंने ये हरकत की थी, आज फिर की है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर के हंगामा भी हुआ है। फिर उन्होंने बयान दिया है कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। और मोदी जी चाहते हैं कि जो भारत के युवा हैं वो 10 से 15 घंटे बस मोबाइल में घुसे रहें और रील देखते रहें। युवाओं के बारे में इस तरह की बातें करना या इस तरह का परसेप्शन बनाना कि जैसे युवाओं को और कोई काम ही नहीं रह गया है, या युवा जो है इस देश में कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं जो विकास की यात्रा इस समय चल रही है, और बार-बार जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, इसका क्या मतलब है? देखिए क्योंकि आप जी क्योंकि अयोध्या अगर कोई पहले गया है और अयोध्या कोई अब गया है, तो उसकी समझ में आ जाएगा कि वहाँ भगवान राम का मंदिर ही नहीं बन रहा है। रोजगार के तमाम तरह के अवसर भी अब उपलब्ध हो रहे हैं, उनके दरवाजे खुल गए हैं। तो वहाँ रोजगार मिल रहे हैं या छिन रहे हैं? परिवार की बेहतरी के लिए खुद अयोध्या सिटी, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के होटल के जितने लोग हैं, जो टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं लोग हैं, जो आपके यातायात से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब तो बल्ले-बल्ले हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी तो आमदनी 4 से 8 गुना हो गई है जब से प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है। तो ये कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? एक तो आप राहुल गांधी के संग बहुत अन्याय करते हैं। आज उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन भी किए, आपने उनकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं की। भाई वो हिंदू हैं, दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं वो, और अपने कोट के ऊपर वो जनेऊ पहनते हैं, तो उनके तो आपको आपको इसका भी जिक्र करना चाहिए। वो राहुल गांधी को केवल एक जानकारी ये होनी चाहिए कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद 30 दिनों में, 1 महीने में अयोध्या में मात्र 60 लाख तीर्थयात्री आए हैं। 60 लाख! इतने वहां पूरे साल में नहीं आते थे जो 1 महीने में आ गए। अयोध्या आने वाली ट्रेन, वो अयोध्या में आने वाली कोई भी फ्लाइट जो आ रही है और जो जा रही है, उसका लोड फैक्टर 100% है। एक भी सीट खाली नहीं होती, ना आने में ना जाने में। अयोध्या में आप बिना होटल की एडवांस बुकिंग के आप अगर आ गए, या 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 धर्मशाला में, या जो होम स्टे है, तो आपको अयोध्या में ठहरने का स्थान नहीं मिलेगा। ये स्थिति है अयोध्या की। और मैं तो अयोध्या पहली बार 1982 में गया था,
1990 में जब कार सेवा हुई थी, जब वहां पे फायरिंग हुई थी, मैं भी तब भी वहां था। 1992 में जब डेमोलिशन हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, तब भी मैं वहां था। और तब अयोध्या एक अजीब, एक गंदा, एक छोटा सा कस्बा था। सड़कों पे गंदगी, नालियां भरी हुई, ट्रैफिक जाम, और और रिक्शे ऑटो चलते थे। आज जाके देखिए अयोध्या में कम से कम 100 चल रही है आपकी बैटरी बसें। तो उनको एक तो जानकारी नहीं है। जहां तक आपने उनके जो उन्होंने कहा कि जय श्री राम कहो मर जाओ, एक अभी किताब आई है प्रियंका गांधी मोदी की, ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी, जी। इस किताब का नाम है व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, क्या होता यदि कांग्रेस ना होती। ये और ये प्रियंका गांधी मोदी जो हैं, ये फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी और की स्टूडेंट रह चुकी हैं, और बहुत वेल रिसर्च किताब लिखी है उन्होंने। राहुल गांधी जो भी कुछ कर रहे हैं, कुछ भी दया नहीं कर रहे हैं। नेहरू से लेकर के आज तक जो कांग्रेस की नीति रही है, वो वो यही रही है कि कभी हिंदुओं को इकट्ठा मत होने दो, कभी भारत की कोई सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी दुनिया को ना मालूम पड़ने पाए। अगर अगर कोई व्यक्ति अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम अमेरिका के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे इट्स ए क्रिश्चियन स्टेट, यहाँ पे क्रिश्चियंस का बहुमत है, यहाँ बड़ी आबादी क्रिश्चियंस की है, बाकी दुनिया की हर माइनॉरिटियां रहती है। लेकिन अगर हम ये भारत के बारे में कह दें कि यहाँ पे सनातन धर्मियों का बहुमत है, और भारत की पहचान एक इसकी प्राचीन सभ्यता, सनातन सभ्यता है, तो कांग्रेस को आग लग जाती है। और आपने अगर ध्यान दिया हो, फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री ने लगातार ये कहा है कि हम विकास और विरासत को दोनों को साथ लेके चलेंगे। यानी जो हमारी प्राचीन विरासत है, जो हमारी एंशियंट हेरिटेज है, जो हमारी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, और ये कहा जा रहा है एकेडमिक सर्किल में कि जनवरी 22 भारत के इतिहास में सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे है। भगवान राम प्रभु हैं, भगवान राम संप्रभु हैं, और भारत की संप्रभुता भगवान राम के भव्य मंदिर के बगैर अधूरी है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई कहने का साहस नहीं रखता। और एक बात और जो जो प्राइम मिनिस्टर ने लगातार 10 साल से कही है, और अभी दूसरे टर्म में उन्होंने कई बार कहा है। उन्होंने अभी 15 अगस्त में के भाषण में कहा था, 22 में, पंच प्रण। और यस। पंच प्रण में सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही थी, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। संसद भवन नया बना, उसके ऊपर अशोक की लाट की मूर्ति लगी है। तो उसमें कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि साहब ये शेर बड़े गुस्से में गुर्रा रहे हैं। अब शेर क्या बिल्ली होते हैं क्या? शेर क्या बिल्ली होते हैं क्या? नए संसद भवन में संगोल की स्थापना हुई, तो इससे भी कांग्रेस को बहुत मिर्ची लगी। और अभी जब जनवरी में या 31 जनवरी को जब संसद का पहला सत्र हुआ 2024 का, और जब राष्ट्रपति जी उसमें आई एड्रेस करने, तो आपने ध्यान दिया होगा संसद का एक एक अधिकारी कर्मचारी उनके आगे संगोल लेके चल रहा था। यस, संगोल यस। संगोल धर्म दंड का प्रतीक है, राजधर्म का प्रतीक है। तो इससे भी कांग्रेस को परेशानी है। तो अगर अगर नरेंद्र मोदी जी भारत की जो प्राचीन सभ्यता और जो प्राचीन विरासत तोड़ करके भारत मंडपम 7,000 से 13,000 लोगों की कैपेसिटी का हॉल बन गया, वहां पे भगवान नटराज की 26 टन की मूर्ति लगी है मेटालिक, आपने देखी होगी। तो उससे भी यस। उनको लग रहा कि ये तो भाई ये तो हिंदू राष्ट्र हो गया। और एक दिव्य भूमि बनी है द्वारका में, एक और बड़ा भारी बहुत ही दो 2200-2300 करोड़ का या 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा हॉल यशो बनाना है भूमि। वो भी। ये यशो हाँ, भूमि। ये यशो भूमि। तो नरेंद्र मोदी स्वयं जो है डीकोलोनाइजेशन के लिए इतना काम कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को और ये भारत में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाने का अभियान जितना तेजी पकड़ेगा, कांग्रेस का इकोसिस्टम, कांग्रेस की जड़ें उसी अनुपात में कमजोर होंगी। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, और ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी लोकसभा में कहा भी था
कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको मालूम है वो उस समय इटावा का जिला अधिकारी था। वो इटावा का डिप्टी कमिश्नर था। एक स्कॉटिश था, A.O. ह्यूम, उसने स्थापना की थी। और उसके बाद ब्रिटिश सिविल सर्विस के 6 अधिकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो और ये पार्टी दावा करती है कि यदि हम ना होते तो देश आजाद नहीं होता। जिस पार्टी को बनाया अंग्रेजों ने, जिस पार्टी के 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेज रहे, और देश का पहला प्रधानमंत्री केवल अपने शरीर से भारतीय था, बाकी वो अंग्रेजी था, जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद कांग्रेस का दावा है। तो जो कुछ अब तक और एक बहुत मशहूर हुए हैं इंडिया में पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कोठारी साहब, उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक केवल दल नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल सिस्टम है। और भारत में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस पॉलिटिकल सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं। और बिना इस पॉलिटिकल सिस्टम को ध्वस्त किए हुए ये देश प्रगति नहीं कर सकता। यह देश एक आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकता जब तक हमारा हार्डवेयर तो भारतीय है और हमारा जो यहाँ सॉफ्टवेयर है वो तो ब्रिटेन का है। तो हम कैसे कोई परिणाम दे सकते हैं? और भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी से ज्यादा भारत के जनमानस को, भारत के लोगों की नब्ज को, जमीन को समझने वाला व्यक्ति आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। जिसको जिसको समाज की समझ है, उस आदमी को 100 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं, और इनकी परेशानी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार भारत के इतिहास में पहली सरकार है जिसका हर चुनाव में जन समर्थन बढ़ रहा है। 14 में सीटें थी 282, 19 में 300 क्रॉस कर गई, और अब 24 में तो नारा ही 400 पार का है। तो जैसे जैसे बीजेपी का जन समर्थन बढ़ेगा, मैं आपको केवल एक आंकड़ा दे रहा हूं कि जो कहते हैं राहुल गांधी मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। 2017 से लेके 24 तक अब तक भारत सरकार 35 लाख करोड़ रुपया जनता के खाते में सीधे भेज चुकी है। भिन्न जी भिन्न जी। योजना, 35 लाख करोड़ रुपया। और ये बात क्या करते हैं, वो मोदी ने वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे। अरे 15 लाख बहुत छोटी बात है भाई, 35 लाख करोड़ रुपया 1 अप्रैल 2020 से लेके अब तक 20 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न लोगों को मुफ्त दिया जा चुका है। 20 लाख करोड़ रुपए का। फर्टिलाइजर सब्सिडी में जो 2014 में मात्र 70,000 करोड़ रुपए थी, वो आज 4.25 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है, वो लोगों को मिल रही है। एक लंबी सी और सबसे बड़ी बात यह है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इसका लाभ जनता तक पहुंचे। ये है समस्या असली राहुल गांधी की। और मेरा मानना है, और आप दुनिया के मीडिया में चेक कर सकते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का जो डिजिटाइजेशन हुआ है, वो अपने आप में चमत्कार है। आप सोचिए कि आप 31 मार्च 2024 को देख लीजिएगा, हमारी इकोनॉमी में जो टोटल लेन देन होता है उसका 80% से ऊपर डिजिटल हो गया है। लोग कैश इस्तेमाल नहीं करते। मैं एक साल से मैं एटीएम नहीं गया हूं। मैंने पिछले 2 साल से कभी भी जो है कोई बिल अपना टेलीफोन का, बिजली का या पेट्रोल भरवाना है, मैंने कभी कैश का इस्तेमाल नहीं किया। और मुझ जैसे करोड़ों लोग हैं। और आप सोचिए, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और भारत में सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ है कि सरकार ने चवन्नी खर्च नहीं की, लेकिन पूरे देश के एक एक ठेले वाले के पास क्यूआर कोड पहुंच गया। पेपॉल और सही। जीपे और पेटीएम पहुंच गया ना। सरकार ने क्या किया? सरकार ने केवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, यूपीआई। तो ये इतनी सारी बातें हैं कि ये आदमी जो है जनता के हृदय के दिमाग में नहीं, दिल में भी बैठ गया है। हमारा क्या होगा? इनकी राजनीति क्या है कि हम तुमको ये अधिकार देंगे। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि अधिकार का उपयोग करने के पहले आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा। कर्तव्य निभाने के बाद ही आप अधिकार का प्रयोग करने के योग्य बनते हो। ये है, ये हमारी प्राचीन सभ्यता भी यही कहती है कि हम पहले हमारे कर्तव्य।
टुवर्ड्स अवर फैमिली, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स अवर जॉब, अवर एम्प्लॉयर एंड टुवर्ड्स अवर नेशन। ये है मूल प्रॉब्लम। और जैसे जैसे मोदी के कार्यकाल का विस्तार, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो एकदम समाप्त हो जाएगा। और अभी तो 24 में ये हाल है, 29 में क्या होगा हमारे लिए कल्पना करना मुश्किल है। ये है असली प्रॉब्लम। तो राहुल गांधी अनाप शनाप बोल रहे हैं, और उनको ये नहीं मालूम है कि भगवान राम के ऊपर इतनी अशोभनीय टिप्पणी करना, इतने अभद्र टिप्पणी करना, ये कहीं से ये किसी को पसंद नहीं आता। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, किसी को पसंद नहीं आता ये। अरे ठीक है, आप आपकी आस्था नहीं, आप मंदिर मत जाइए, और आप जो जाता है उसकी आलोचना करिए, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा तो बनाए रखिए। आप कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, आप राजीव गांधी के बेटे हैं, आप इंदिरा गांधी के पोते हैं। कम से कम अपनी जो जो परिवार की जो विरासत है उसका तो थोड़ा लिहाज कीजिए, उसका भी लिहाज नहीं नहीं नहीं, है। क्या ये दूसरे धर्म के जो पैगंबर हुए हैं उनके बारे में भी इसी तरह की बात कर सकते हैं कभी नहीं कि किया। साहब देखिए, साहब उनकी जय बोलो और भूखे मरो? नेहरू ने क्या किया था? नेहरू को बहुत बहुत चिंता थी हिंदू कोड बिल लाने की, लेकिन नेहरू ने जो इस्लामिक पर्सनल लॉ में रिफॉर्म क्यों नहीं किया? इंदिरा गांधी को क्या चिंता थी? जब संतों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया 66 में कि गौ हत्या पे पाबंदी लगाई जाए, तो उन पे गोली चलाई गई। क्या किया था बिल्कुल, इंदिरा गांधी ने? राजीव असंख्य गांधी ने मारे गए। राजीव गांधी ने क्या किया था? शाहबानो का मामला आया, तुरंत जो है आप कानून ले आए, और आपने आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी ने क्या किया? जो जो लाखों कश्मीरी जो हिंदू मार के भगाए गए, रालिव गालिव सालिव का नारा था कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ। तो इनका इतिहास ही एंटी हिंदू रहा है। आप बताइए ना। तो इसलिए राहुल गांधी कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। और इस किताब ने इस बात को साबित किया है कि कांग्रेस की नीति हमेशा हिंदू विरोधी रही है। संजय जी संजय दीक्षित जी अभी एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जब राइट टू ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट बन रहा था, तो उन्होंने उस समय की जो मिनिस्टर थी उससे पूछा कि इस कानून की क्या जरूरत है। भारत सरकार तो ऑलरेडी बहुत सब्सिडी पे गेहूं चावल पिछले 40 साल से हर नागरिक को दे ही रही है। तो उस मंत्री ने कहा, ये माँ बेटा हर वो काम करेंगे जिससे भारत का नुकसान हो, यानी जी भारत को जी 17 टुकड़ों में बांटना है। अब आप देखिए, जैसे ही कांग्रेस की जीत हुई कर्नाटक में, और फिर तेलंगाना में, इन्होंने नॉर्थ साइड, इन्होंने उत्तर दक्षिण का इन्होंने झगड़ा खड़ा कर दिया कि साहब हम तो अलग जा रहे हैं। कर्नाटका के कांग्रेस के एमपी ने बयान दिया, जो जो कि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार का बड़ा भाई है, कि हमें नहीं रहना भारत में। तो कांग्रेस अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो और 84 में जो पंजाब के स्वर्ण मंदिर में जो उन्होंने किया, मैं आपको बताऊं, जीबीएस सिद्धू एक यूपी कैडर के आईपीएस अफसर थे, और एक पंजाब के नेता बहुत बड़े थे, सरदार स्वर्ण सिंह, जो इंदिरा गांधी की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। जीबीएस सिद्धू उनका सन इन लॉ है। उसने किताब लिखी है द खालिस्तान कंस्पिरेसी, कि इंदिरा गांधी ने खालिस्तान की प्रॉब्लम को क्रिएट किया योजनाबद्ध तरीके से, कि 84 का चुनाव अब हम खालिस्तान में के मुद्दे पे लड़ेंगे, और ये बताएंगे कि हिंदुओं के ऊपर हमला है, हिंदू असुरक्षित है। ये तो इनका इतिहास है। थोड़ा सा पढ़ ले लोग जरा अगर। तो एक संक्षेप में जरा इस पर तो एक राहुल गांधी संक्षेप। वही कर रहे हैं जो उनका इतिहास को नया नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, अभी टाइम तो बहुत हो गया है, एक संक्षेप से टिप्पणी जरा इस पर करिए। इनके 2-3 बार मैसेज आ गए। इन्होंने कहा है कि अगर संभव हो तो एक प्रश्न है भट्ट साहब से कि क्या मायावती, ओवैसी के गुड्डू जमाली का जो दांव है वो समाजवादी पार्टी के लिए संकट बढ़ाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की क्षति ही बसपा की प्राणवायु। देखिए, गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और आपको याद होगा जून 2022 में जब आजमगढ़ लोकसभा में उपचुनाव हुआ था, तो गुड्डू जमाली को 2 लाख से अधिक वोट मिले थे। और बीजेपी के कैंडिडेट जो थे दिनेश यादव निरहुआ, और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच में जो जो जीत का अंतर था वो बहुत छोटा था।
12,000 या 14,000 वोट था। तो गुड्डू जमाली के आ जाने के बाद से निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को बल मिलेगा और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि यूपी में विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है। 13 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 3 जीत सकती है। तो अगर गुड्डू जमाली को ये काउंसिल में भेजते हैं, विधान परिषद का अगर मेंबर बनाते हैं, तो इसका भी समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा और ये भी संभावना है कि अखिलेश यादव कन्नौज और आजमगढ़ दोनों जगह से चुनाव लड़ सकते हैं और इन एनी केस आजमगढ़ में लड़ाई होगी, टक्कर कांटे की रहेगी और गुड्डू जमाली के आने से समाजवादी पार्टी को अवश्य ही ताकत मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, इतना समय निकालने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। चलिए।